मैं कैप्टन साहब आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर राकेश पाठक से मैं एक पॉलिटिकल बात कर लूं। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए कल मैं देख रहा था एस जयशंकर साहब, क्योंकि ये भी एक सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब ये डिप्टी चीफ साहब ये बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ था, हम लोग पूरी तरह से मान लें कि एस जयशंकर साहब 100% सच बोल रहे हैं और ट्रंप 100% झूठ बोल रहा है, मान लिया जाए, क्योंकि भाई हमारे विदेश मंत्री हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि एस जयशंकर साहब ने एक फोन आया उधर से पाकिस्तान से और भारत उसको मान गया। भारत क्यों फिर अटैक किया था? अब लोग कुछ कह रहे हैं नहीं वो न्यूक्लियर वाला खतरा था। तो न्यूक्लियर वाला खतरा, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान ने मतलब 22 अप्रैल और 10 मई के बीच में न्यूक्लियर बम बनाया था, या उससे पहले नहीं पता था भारत को कि एकदम से पता लगा, किसी ने आके कान में बताया कि वो न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं, तो क्यों वापस किया? दूसरा, टोटल उन लोग कहते थे कि 109 ठिकाने थे। ये जनरल सिंह ने अपने उसमें बताया कि 21 ठिकानों को आइडेंटिफाइड थे, जिसमें से 9 को उन्होंने खत्म किया। तो क्या भारत ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है कि 9 उसमें हमने उसको मटिया मेट कर दिया, रेस टू ग्राउंड है, उसमें कुछ नहीं बचा है? क्या हम ये भी कहने की स्थिति में है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरा मूल प्रश्न है वो अभी भी इस बात में है, और अगर हम और आप इसकी बात कर रहे हैं, ये सामने लिखा हुआ है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितना, जो अटैक करता है हरदम, ये वॉर का पहला वो उसूल है। आप तो इसको पढ़े हुए हैं, आप तो इसको विद्यार्थी के रूप में इस बात को पढ़े हैं एज मिलिट्री साइंस। जो अटैक करेगा उसकी कैजुअलिटी हरदम ज्यादा होगी। दुनिया के हर उसमें जो भी अटैकिंग वो होगा, उसकी जान माल दोनों की वो ज्यादा होगी, क्योंकि आप अटैकिंग मोड में होते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, जो पॉलिटिकल बात है राहुल गांधी वाली, उस पर मैं जरा आपकी एक टिप्पणी उस पर भी सुनना चाहूंगा कि ये देश के साथ क्या हो रहा है। और ये हर एक को देशद्रोही कहना, देशद्रोही कहना, लेकिन वास्तव में देश प्रेम कौन दिखा रहा है, ये इसके एक्शन से बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। डॉक्टर राकेश इस पूरे उस पर, क्योंकि 2 फौज के लोग हमारे साथ हैं, इसलिए बहुत सी चीजें आज हम नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी आनंद जी, बिल्कुल हम लोग ये एहतियात बरतेंगे ही कि आदरणीय सिंह साहब हैं, आदरणीय गोमन साहब हैं, हम ऐसी कोई बात न कहें। और अगर आप दोनों नहीं भी होते तब भी हम अपने देश और सेना के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहते, कोई ऐसी बात नहीं करते जो देश हित में न हो। लेकिन देश हित ही सर्वोपरि है, इसलिए सवाल जरूर पूछते हैं। पहले बात राहुल गांधी कर लेते हैं। हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, उस पर विचार करते हैं। आपने एक भाषण सुनवाया संसद का, लेकिन राहुल गांधी 21 दिसंबर 2022 को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में भारत जोड़ो यात्रा के समय बिल्कुल ठीक यही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था इस वक्त हमारे सामने एक ही चुनौती है कि पाकिस्तान और चीन एक हो गए और भविष्य में इनके साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा जब ये दोनों एक साथ होंगे। जब भी युद्ध होगा ये दोनों एक साथ होंगे। मैं कई बार हास प्रयास में कहता हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं, राहुल गांधी जिस तरह अब तक आगत की भविष्यवाणियां करते रहे हैं, उससे इस देश के भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों की दुकानें बंद हो जाना चाहिए थी। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की कही हुई एक भी बात गलत साबित नहीं हुई। हम कांग्रेस की रीति नीति की 1000 बार आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विषय में देश के सामने जो चुनौतियां होती हैं उस पर राहुल गांधी जो कह देते हैं, अंत में वो सही साबित होता है। चाहे वो 31 दिसंबर 2019 को कोविड के बारे में आगाह करने वाला पहला ट्वीट हो, या उसके बाद जीएसटी, नोटबंदी, एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर राहुल गांधी का कहा सही साबित न हुआ। क्योंकि हमारी सरकार और सरकार के मुखिया उनकी बातें नहीं सुनना चाहते, ये उनके ऊपर है। अब इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि सरकार अपनी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दे रही, सरकार कुछ भी स्वीकार नहीं कर रही। सेना के 3 बड़े अधिकारी, पहले शंग्रीला डायलॉग में हमारे सीडीएस ने कह दिया, उसके बाद जो डिफेंस अटैची शिव कुमार, उन्होंने कुछ कह दिया, और ये सारी बातें देश के बाहर कही जा रही। ये शायद पहली बार है कि देश के भीतर अभी जो राहुल सिंह साहब ने कहा कि चीन बराबर से हर दिन
मिनट टू मिनट पाकिस्तान को इत्तला दे रहा था, सूचनाएं साझा कर रहा था। 81% उसका जो सैन्यकरण है वो चीन ने किया है पाकिस्तान का। इसमें नई बात कौन सी थी? लेकिन ये बात हम देश के राजनीतिक नेतृत्व से सुनना चाहते हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है। सब जानते हैं वो कहां कहां से कौन कौन से हथियार ले रहा है। अभी सर ने बताया ही कौन कौन सी बंदूकियां आने वाली हैं। इसके बावजूद सरकार ने ये एहतियात नहीं बरती कि पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्तों में एक दूरी बनी रहे और हमारा रिश्ता थोड़ा सा बराबरी का बना रहे। यद्यपि यह भी संयोग है कि इस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, मुखिया हैं। 5 बार गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से, 4 बार प्रधानमंत्री की हैसियत से, कुल मिलाकर चीन के मुखिया से 19 या 20 बार मिले हैं, अलग अलग दूसरे मौकों पर। झूला झुलाया, चाय बनाकर पिलाई, सब कुछ किया। फिर भी जब देश को जरूरत थी तब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा। जो रणनीतिक चूक हुई है वो घुमन साहब और सिंह साहब आगे विस्तार विस्तार से बताएंगे। हम ये समझ सकते हैं कि सेना ने राजनीतिक नेतृत्व के सामने विवश होकर बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो शायद उसे नहीं करना। जैसे हमले से पहले की तैयारियां, जैसे पहले सूचना दे देना, जैसे टारगेट पर सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को रखना। इसके बाद जो आपने कहा कि पहले हमला करने वाले को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये नुकसान इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि हमने प्रत्याक्रमण के बारे में कोई तैयारी नहीं। हमने सीमावर्ती इलाकों को खाली नहीं कराया तो पुंछ में लोग मारे गए बेकसूर, हमारे जहाज गिरे। ये बात सरकार के स्तर से अब तक नहीं आई, लेकिन अब शायद पूरी दुनिया मान चुकी है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आप लगातार सर से भी पूछ रहे थे कि अगर हमारा एक भी जवान शहीद हुआ है तो उसका नाम आना चाहिए सामने, देश कम से कम उसे सैल्यूट कर सके। अगर हमारे पायलट कहीं घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो हम दुआ कर सके उनके लिए। जहाज गिरना सिर्फ किसी एक उड़ते हुए लोहे के किसी खिलौने का नुकसान नहीं है। उससे बड़ा नुकसान यह है कि उसके भीतर जो इंसान बैठा था, जिसकी ट्रेनिंग में वर्षों लगते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। एक पायलट, एक फाइटर पायलट तैयार करने में कितना श्रम, शक्ति और समय लगता है। अगर वो कहीं शहीद हुआ है तो ये उससे बड़ा नुकसान है। मेरा मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जितनी भी गतिविधियां हैं वो देश के राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी को दर्ज कर रही है। और उसमें सबसे बड़ा सबूत दुनिया के दरोगा डोनाल्ड ट्रंप 20 बार साबित कर चुके हैं। अब तक 20 बार। हो सकता है हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं 21वीं बार डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाए कि मैंने सीज फायर कराया है। विदेश सचिव से आपने बयान दिलवा दिया कि 35 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया है। उसके 24 घंटे से कम में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहरा दिया था अपना दावा। 24 तो छोड़िए, 4 घंटे में दोहरा दिया। तो इस वक्त बड़े सवाल देश के राजनीतिक नेतृत्व से होना चाहिए कि हमने पहलगाम हमले के बाद कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनमें से कितना पाया, कितना खोया। और अंतिम बात यह है कि करगिल युद्ध के बाद मात्र 1 हफ्ते के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक समीक्षा समिति बना दी थी। संभवतः, जहां तक मुझे ध्यान है, आप लोग ज्यादा बताएंगे, 2.5 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दी गई। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऐसी ही कोई समीक्षा नहीं होनी चाहिए? हम व्हाइट पेपर की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे श्वेत पत्र जारी करे सरकार, लेकिन कम से कम एक समीक्षा समिति बनाकर पार्लियामेंट को ही बता दीजिए। पूरे देश के सामने मत बताइए, विपक्ष को बुलाकर बता दीजिए, संसद की रक्षा मामलों की समिति में बता दीजिए कि क्या खोया, क्या पाया। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक में आने को तैयार है, न संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, न विपक्ष के साथ किसी तरह की कोई सूचना साझा करने को तैयार है। और फिर जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो आप 51 सांसदों को विश्व भ्रमण पर भेज रहे हैं। उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ,
उसके बाद क्या क्या हो चुका, हम इसकी चर्चा अगले राउंड में कर लेंगे कि जब विदेश यात्रा करके सांसद लौटे हैं उसके बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या क्या हासिल कर चुका है। तो हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारी कूटनीति और अंतिम बात हमारी रणनीति, चारों फेल हुई है इस मामले में। या नहीं? डॉक्टर राकेश, मैं इतना सिर्फ बता दूं कि दुनिया के पहले 10 जो डिफेंस बनाने मतलब जो देश हैं, उसमें यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल, साउथ कोरिया, स्पेन। भारत नहीं है पहले 10 देशों में जो इक्विपमेंट बना। तो हम दूर दूर तक नहीं है। हम विश्वगुरु और क्या करते हैं, मैं बहुत संक्षेप में 1-1 मिनट में हम लोग खत्म करना है। आज मैंने थोड़ा समय अपने गेस्ट को ज्यादा दे दिया, क्योंकि इन लोग से सुनना कभी कभी मिलता है, सुनने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं डॉक्टर साहब सिर्फ इतना बता दूं कि ये शायद जनमानस को भी तैयार करना होगा। यहाँ पे एक मानस ये तैयार किया जाता है, और मैं इसको साफ साफ कह रहा हूँ कि साहब ये फौज के लोग इतना पेंशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये लाना पड़ा। हम तो सब तो पैसा पेंशन में ही खा जाते हैं। मीडिया को हम इसलिए विदेश नहीं ले जाते हैं, सब शराब पी जाते हैं। तो ये जो एक आप हर को डिमीन करते हैं, नेहरू ने सब कुछ नहीं किया, वो तो वही बर्बाद हो गए। तो ये जो हर एक को कोसने की आदत है, ये मुझे लगता है कि अगर एक किसी डेमोक्रेसी, किसी लोकतंत्र में कोसना छोड़िए। आज अगर आपका सुदृढ़ डिफेंस नहीं है तो ना आपकी अच्छी इकोनॉमी होगी, ना अच्छी विदेश नीति होगी। ये सब हैंड इन हैंड है, और उसके लिए जरूरी है। दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी देख लीजिए, उनकी बड़ी सेना है, और इंडिजीनियसली वो बहुत एक अपने अपने ही बनाए हुए चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में भारत के लिए वे फॉरवर्ड। देखिए सर, भारत के लिए जहां तक सेना का सवाल है, इससे पहले की तो हर लड़ाई में हमारा अपर हैंड रहा है। आजाद भारत में जितनी बार पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां हुई, क्या कभी ऐसी कोई नौबत आई कि किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप करके सीज फायर करा दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जनमत, विश्व बिरादरी हमारी बात न सुनकर पाकिस्तान की बात सुन रही हो? ये जो 10 सालों का गड्ढा है, इसे भरना बड़ा मुश्किल होगा। जो मैंने पहले चरण में बात कही थी, घुमन साहब ने 1-2 चीजें उसमें से कह दी है, मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूड कर देता हूं। जिस 4 दिन की लड़ाई को मोदी सरकार और उसके समर्थकों ने बहुत बड़ी कामयाबी बताया था, हुआ इसके उलट है। पाकिस्तान दुनिया को इस बात पर सहमत कर सका है, कर लिया है उसने, कि दरअसल में पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो भारत का आंतरिक मामला है, कुछ इन्हीं का किया धरा है, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं। वरना क्या वजह है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, हमारे हिसाब से बड़ी लड़ाई, पाकिस्तान लगातार विश्व बिरादरी में आगे बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन जाए, अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के बारे में जो प्रतिबंध समिति थी उसका अध्यक्ष बन जाए। अब भले ही वो रोस्टर से बनाए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष अस्थायी सदस्यों में से। दूसरा, चीन का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम भी अब लेना बंद कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में गोदी मीडिया ने इस तरह का शोर मचाया कि राजनाथ सिंह ने पेन खोला, पहलगाम नहीं दिखा तो उन्होंने पेन बंद कर दिया, दस्तखत नहीं किए। ये नाकामयाबी थी, इसे उपलब्धि बताकर बताया गया। पाकिस्तान उस संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र करवा ले गया, और हम पहलगाम पाकिस्तान शब्द नहीं लिखवा सके। राजनाथ सिंह के भाषण में पाकिस्तान शब्द नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में अभी जो क्वाड की बैठक हुई, उसमें आतंकवाद पर चर्चा हुई, आतंकवाद की निंदा हुई, लेकिन वहां भी हमारे विदेश मंत्री के भाषण में पाकिस्तान शब्द नहीं था। खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में हमारे सांसद घुमाए, आज भी एक दर्जन देश हमारे साथ नहीं खड़े। तो कुल मिलाकर इस 4 दिन की लड़ाई में भारत ने गंवाया ही गंवाया है। देश की सेना का गौरव भी इसमें चला गया। हमारी सेना तो अपराजेय थी, अचानक उसके हाथ बांध दिए गए। और सबसे बड़ी बात, इसे बार बार इस पर बात करने की जरूरत है, एक अधिकारी इंडोनेशिया में डिस्कशन में एक संगोष्ठी में कहे कि हमारी सरकार ने हाथ बांध दिए थे इसलिए जहाज गिरे। या तो सरकार कोर्ट मार्शल करे और उसके खिलाफ मुकदमा चलाए, सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन है। अगर सरकार की रीति नीति का एक सेना का अधिकारी, वो सेवानिवृत्त नहीं है जैसे हमारे 2 आदरणीय यहां बैठे, वो तो अभी नौकरी में है, या तो सरकार कहे कि वे गलत
उन्होंने गलत बयानी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे या स्वीकार करे कि उसने सेना के हाथ बांध दिए। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सीज फायर होने के बाद एक जनसभा में कह रहे थे कि हमने सेना को खुली छूट दी थी। ये बहुत बड़े सवाल हैं, देश के साथ धोखा हुआ है आनंद जी, देश को समझना पड़ेगा। जी।